हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणोदय क्लासेस में आपका अरुणोदय क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मीनाक्षी पाल और आज हम बात करने वाले हैं अपने हिंदी प्रैक्टिस सेट की 13 की। यानी कि इससे पहले मैंने आपके 12 यानी कि 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और आज हम 13 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट आपके कराए जा रहे हैं वो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी आती है तो उसके लिए ये क्लास जो आपकी बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। तो आपको क्या करना है, पूरी क्लास को देखना है और जो भी क्लासेस आपने पहले की नहीं देखी वो भी आप देख सकते हैं। तो फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि थंबनेल की रिकॉर्डिंग लिखा है प्रैक्टिस सेट 13 है, तो हमारे 12 सेट पूरे कंप्लीट मैंने आपको करा दिए और जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं आपको वो वर्तनी के उसमें सारे क्वेश्चन आपके करा दिए गए हैं। तो फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि नीलकंठ शब्द है। क्या लिखा है? नीलकंठ शब्द है। देख लेते हैं। नीलकंठ शब्द है, आपसे ये पूछा गया जो नीलकंठ शब्द दिया गया है ये क्या है। ठीक है, शब्द तो एक लिख दिया गया है, इसमें पूछा ये है क्या। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपका ऋण, यौगिक, योग ऋण या इनमें से कोई नहीं। देखो, अगर आपको नहीं पता इसका अर्थ नीलकंठ का तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका कुछ नहीं करना, संधि विच्छेद कर लीजिए। क्या हो जाएगा? नील प्लस कंठ हो जाएगा। ठीक है, कंठ मिस होता है गला। नीला है जिसका कंठ यानी कि महादेव। ठीक है, नीला है जिसका कंठ यानी कि महादेव या शिवजी जो कहा जाता है उनको नीले कंठ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका मैंने अर्थ आपको बता दी कि नीलकंठ का अर्थ होता है जिसका नीला है कंठ यानी कि महादेव। ये तो इसका अर्थ हो गया। अब देख लेते हैं इनमें से ये है क्या। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है ऋण, यौगिक और योग ऋण। पहले जान लेते हैं ऋण क्या होते हैं। जिसने क्लासेस अभी हिंदी की नहीं देखी हैं तो आपको सर करा रहे हैं हिंदी की सारी क्लासेस, देख लीजिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब आप चैनल को ओपन करोगे प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी डालकर प्रैक्टिस सेट निकाल लेना और हिंदी वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ और हिंदी की क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। ठीक है, तो ऋण जो होते हैं वह शब्द होते हैं जो मूलतः होते हैं, यानी कि ये एक तरीके से स्वतंत्र शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और इनका जब हम खंड करते हैं यानी इनके टुकड़े टुकड़े करते हैं तो कोई भी अर्थ नहीं मिलता है, उन्हें कहा जाता है ऋण शब्द। ठीक है, फिर आता है आपका यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक ऋण शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है आपके यौगिक। जैसे कि दिन रात, दिन रात। ठीक है, और अगर मैं ऋण की बात करूं तो दिन लिख लो, कल लिख लो। अब मैं इनका खंड करूंगी, कोई अर्थ प्रकट हो रहा है क्या इनका? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन यौगिक में क्या है, दो ऋण शब्दों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? यौगिक बना दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे योग ऋण। योग ऋण क्या होते हैं? योग ऋण वह शब्द होते हैं जिनका अर्थ जो है एक तीसरा नंबर भी प्रकट कर सकता है, यानी कि इसका एक तीसरा अर्थ भी निकलता है। एक अर्थ तो निकल जाएगा इसके शब्दों के रूप में, लेकिन एक तीसरा अर्थ भी प्रकट करता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पंकज। पंकज क्या है? पंकज आपका एक नाम भी है और एक शब्द भी है, और लेकिन जब इसका अर्थ निकालते हैं तो ये कमल का पर्यायवाची भी निकलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पंकज इसका एक तरीके से एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं नीलकंठ। नीलकंठ वैसे अगर हिंदी में मैंने इसका अर्थ बताया तो क्या निकल रहा है? नीला है जिसका कंठ, है ना। और अगर आंसर क्या निकल रहा है इसका? एक तरीके से महादेव, क्योंकि उनका ही तो नीलाकंठ होता है। तो ये क्या कर रहा है? तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है हमारा नीलकंठ जो शब्द है। तो वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आपको इतना समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, यानी जो जातिवाचक संज्ञा आपको इनमें से दे रखी है उसे भाववाचक में हमें बदलना है। पहले ये बताइए कि जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। देखो, जातिवाचक संज्ञा होती है, अगर किताबी परिभाषा जाने तो किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। लेकिन अगर मैं अपनी परिभाषा के हिसाब से बताऊं तो क्या होती है? देखो, किसी के बारे में जिसका जो काम होता है वही उसकी जाति कहलाती है। जैसे क्रिकेटर हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए। मैं बोल दूं कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर शहर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो ये सब क्या है? उनकी जाति बता रही है। टीचर्स हैं, ये सब उनकी जाति है। लेकिन मैं किसी स्पेशल डॉक्टर का नाम ले दूं या स्पेशल टीचर का नाम ले दूं तो वो क्या हो जाएंगे? वो व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। मैं कह दूं हमारे यहाँ जो देश में बहुत सारे शहर हैं, यानी कि मैं ये कह दूं कि हमारे स्टेट में बहुत सारे शहर हैं या सिटी हैं, तो वो सब क्या है आपकी? वो चली जाएंगी आपकी जातिवाचक में। लेकिन मैं एक स्पेशल सिटी का नाम बता दूं, लखनऊ बता दूं या किसी देश का नाम बता दूं, तो वो किस में चले जाते हैं? व्यक्तिवाचक में चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि उनका काम
जातिवाचक और उनका नाम क्या हो जाता है, सॉरी उनका काम क्या हो जाता है, जातिवाचक और उनका नाम क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए जातिवाचक मैंने आपको समझा दी। भाववाचक क्या होती है? भाववाचक वह शब्द होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि बचपन, बुढ़ापा देखा नहीं जाता लेकिन महसूस किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है जातिवाचक से भाववाचक में बदलना। अब पढ़ लेते हैं हम सारे ऑप्शन। देखो आप लोग सोच रहे होगे मैं एक एक क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन क्यों करती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ कि आंसर ढूंढने से पहले हमें क्वेश्चन को जानना चाहिए, क्या क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है तो हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप कोई सा भी तैयारी करो, चाहे प्रैक्टिस एट हिंदी की हो या किसी भी हो, तो आपको क्या करना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। अब देख लेते हैं ऑप्शन को। ये लिखा है गर्म, गर्म का हो गया गर्मी। ये बताओ गर्म जो है वो जातिवाचक है? इन्होंने तो यही कहा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो क्या गर्म जो लिखा है वो जातिवाचक है? नहीं है, गर्म कोई जातिवाचक नहीं। ठीक है, फिर बी में लिखा है आपका घबराना। क्या घबराना आपका कोई जातिवाचक है? घबराना आपका जातिवाचक नहीं होगा, विशेषण कहलाया जाएगा ये, तो ये भी नहीं होगा। सबसे पहले जातिवाचक ढूंढ लेंगे, भाववाचक बाद में ही ढूंढ पाएंगे। फिर लिखा है लड़का। देखो लड़का हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखो मैं कह सकती हूँ कि हमारे स्कूल में बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, या एक क्रिकेट मैच में बहुत सारे लड़के खेलते हैं, ये लड़कियाँ खेलती है, तो वो क्या है, ये इनकी जाति के बारे में बता दिया। अगर मैं किसी का नाम ले दूँ स्पेशल तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस लड़के का नाम राम लिख दूं, श्याम लिख दूं, कुछ भी लिख दूं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ पर हो गया जातिवाचक। लड़का से क्या हो गया, लड़कपन। एक बात बताओ, लड़कपन कहाँ किसे जाता है? लड़कपन यानी कि जिद, जो बचपन में बच्चे करते हैं, इसे बचपन में भी कह सकते हैं लड़कपन को। तो ये क्या है, जो लड़कपन है देखा जाता है क्या, सिर्फ महसूस हो तो किया जाता है? कहते हैं ना माँ बाप ज्यादा लड़कपन वो लाड़ दिखाते हैं अपने बच्चों पर, तो उसे लड़कपन कहा जा सकता है। तो वो महसूस करने की चीज है। तो क्या हो गया, ये हो गई आपकी जातिवाचक और ये हो गई आपकी भाववाचक। नीचे लिखा है दूर। दूर कोई जातिवाचक थोड़ी ना है, दूर कोई जातिवाचक है और दूर ही ना ही कोई भाववाचक है। ठीक है, तो इसका सेकंड का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। यानी कि कोई क्रिया दे रखी है आपको किसी वाक्य में, तो जो उसका फल है तो वो कर्ता पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन लिखा है एक कर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक या सकर्मक। बताइए, आपको इसमें बताना है क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। देखो इसमें एक तो कर्म की बात हो ही नहीं रही, इसमें लिखा है कर्म। इन्होंने क्या है कि क्रिया का फल जो है वो कर्ता पे पड़ा है, तो क्रिया है और कर्ता है, कर्म तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता आंसर। फिर लिखा द्विकर्मक। द्विकर्मक के लिए भी कर्म होना चाहिए, जब इसमें बात ही नहीं करी है कर्म की तो कर्म कहाँ से हो जाएगा, दो कर्म कहाँ से हो जाएंगे, तो द्विकर्मक भी नहीं हो सकती। इसके एग्जाम्पल में अभी आपको बताऊंगी। सी है अकर्मक, आकर्मक और सकर्मक। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अकर्मक। वो कैसे, ये जान लो, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिख देती हूँ, एग्जाम्पल के तौर में आपको समझा रही हूँ। बच्चा सोता है, बच्चा क्या है, कर्ता है, सोना क्या है, क्रिया है। तो क्रिया का फल कर्ता पे ही तो पड़ रहा है, यहाँ बीच में तो कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ ये थोड़ी ना लिखा है। लिखा है सिर्फ क्या, बच्चा सोता है। बच्चा क्या है, कर्ता है, जो कोई भी काम करता है वो कर्ता ही कहलाता है। तो कौन सो रहा है, बच्चा सो रहा है, तो वो कर्ता हो गया। सोना क्या है आपका, क्रिया हो गई। सोना, हंसना, बोलना, ये सब क्रिया ही तो होती हैं। तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, अकर्मक। ये अकर्मक क्यों है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं दे रखा। और एक बात बताऊं, जो अकर्मक क्रिया होती है ना, वो भी एक महसूस करने की चीज होती है, इसमें कर्म नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे बच्चा सोता है, बच्चा रोता है, ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, तो वो अकर्मक क्रिया में चली जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर दिया जाता है कि क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, तो वो आपकी हो जाती सकर्मक। वो क्रिया तो क्या सेंटेंस हो जाता है आपका, सकर्मक हो जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं कि राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है, फल खाता है। राम तो करता है लेकिन उसका फल पर क्या पड़ रहा है, उस पर कर्ता पर ही, सॉरी कर्म पर ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो क्या हो जाता है इसका राइट आंसर, सकर्मक हो जाता है। लेकिन इन्होंने कहा है क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, तो अकर्मक कहते हैं। देखो द्विकर्मक क्या होती है, इसमें दो कर्म होते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसमें दो कर्म आ जाते हैं। ठीक है, एक कर्म में क्या है, सिंपल सी कोई सा भी सेंटेंस लिख सकते हैं, राम घर जाता है
है, या राम पुस्तक पढ़ता है, वो एक कर्मक हो जाएगा। सकर्मक का मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका जो राइट आंसर है थर्ड का वो सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उर्दू का उपसर्ग है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा है उर्दू का उपसर्ग, उपसर्ग निकालना है इसमें। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द या धातु में शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द के आगे अगर मैं कोई वर्ड जोड़ देती हूँ तो उसमें क्या होता है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है, उसे कहा जाता है उपसर्ग। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है उर्दू का उपसर्ग, तो हमें वही ढूंढना होगा। ये सारे आपको उपसर्ग ही दे रखे हैं, शुरू के वर्ड दे रखे हैं, लेकिन इसमें जोड़कर देखना पड़ेगा। हम लिखा है, भर लिखा, अध लिखा है और अन लिखा है। देखो इनसे क्या बन सकते हैं, हमसे क्या बन सकता है, हमराज, हमराज बन सकता है, हम सफर बन सकता है, हमदर्द बन सकता है ना। ऐसे शब्द तो बन जाएंगे इससे। हमराज, हम सफर, हमदर्द, ये सारे शब्द क्या हैं, और ये भर लिखा है, इससे क्या बन सकता है, भरमार। ठीक है, अध से क्या बन सकता है, अधजल। अन से क्या बन सकता है, अनकन, अनादर, है ना, ये शब्द बन सकते हैं। देखो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए शब्द, यानी कि हम। ये जितने भी मैंने आपको वर्ड लिखकर दिखाए हैं ना, हमराज, हम सफर, हमदर्द, ये आपके उर्दू भाषा से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा फोर्थ का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय कहलाते हैं। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वो होते हैं जिनका कुछ भी खर्च नहीं होता। आ प्लस वह, है ना, वह माने खर्च, आम जिसमें खर्च नहीं होता, जिसमें कहा जाता है इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, जिसमें काल, लिंग और वचन के अनुसार शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है ऐसा कौन सा अव्यय दे रखा है कि जिसमें हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय होते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लिखा है क्रिया विशेषण। देखो क्रिया विशेषण के लिए ना तो यहाँ पे कोई क्रिया है, कोई क्रिया वाली बात लिखी है हर्ष और शौक में, और फिर लिखा है संबंध बोधक, फिर आपका सी समुच्चय बोधक, फिर डी आपका विषय बोधक। देखो जिसने अगर हिंदी की क्लासेस पढ़ रहे होंगे वो राइट आंसर एकदम से बता देंगे, क्योंकि इसमें राइट आंसर सीधा सीधा दिख रहा है डी ऑप्शन। कैसे, विषय बोधक। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ अव्यय को भी आप रफ कर दो, आपसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये जो शब्द लिखे गए हैं इस बोर्ड पर वो किससे रिलेटेड है, तब भी इसका राइट आंसर विषय बोधक हो जाएगा। क्योंकि आपने जो विषय बोधक आपका चिन्ह भी लगाया जाता है वो ऐसे लगाया जाता है, ऐसे लगाया जाता है। जब खुशी की बात होती है, दुख की बात होती है, हर्ष उल्लास की बात होती है, जैसे भी घृणा की बात होती है, तब क्या आता है आपका विषय बोधक चिन्ह आता है। जैसे हम कहते हैं अरे वाह हम मैच जीत गए, अरे वाह तो खुशी की बात हो रही है। ये भी बोल दिया जाता है अरे वह मर गया, तो ऐसे शब्दों में क्या होता है, दुख भी प्रकट हो रहा है, खुशी भी प्रकट हो रही है, तो कौन सा चिन्ह लगा होता है आपका, विषय बोधक चिन्ह लगा होता है। इसकी पहचान ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरे वाक्य में कारक है। पेड़ से पत्ते गिरे वाक्य में कारक कौन सा होगा, ये पूछा है। पेड़ से पत्ते, देखो से ध्यान रखना, सभी ने कारक पढ़े होंगे। कितने होते हैं कारक, 8 होते हैं शायद, हाँ 8 ही होते हैं। क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग, मैं नोट कर देती हूँ जितने दिए गए, अपादान से अलग, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग, संपादन के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के अधिकरण में पर देख लो, इसमें लिखा है से। इनमें ये 4 ही ऑप्शन दिए थे, 8 भी नहीं याद है ना, इनके अर्थ भी याद है ना, तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, 8 याद करने की जरूरत नहीं है। संबंध कारक में काकी के ऐसे शब्द आपको मिलते हैं क्योंकि संबंध बताया जाता है। अधिकरण कारक में क्या होता है, में पर, यानी कि जैसे कि अधिकरण में पर जैसे कि कह सकते हैं कि बंदर छत पर बैठा है, तो पर आ जाएगा। ठीक है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है तब भी पर आ रहा है, ये हो जाएगा। संप्रादान में क्या होता है, के लिए, जैसे राजा ने भिक्षुकों को कंबल दिए या भिक्षा दी, राजा ने भिक्षुकों को कंबल दिए, तो को भी आ रहा है, के लिए भी दिए हैं, को लिए भी, मतलब कि भिक्षुकों के लिए कंबल दिए हैं, तब भी यही आएगा।
तो ये हो जाएगा संप्रादान। अपादान में क्या होता है, से अलग। कोई चीज जब अलग होती है तब वहां पर संप्रादान कारक होता है। जैसे कि हिमालय से गंगा बहती है, जब हिमालय से गंगा बह रही है तो वो उससे अलग हो रही है, तो तब भी वहां पर क्या आता है आपका अपादान कारक आता है। इसमें भी एग्जैक्ट यही काम हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिरे, जब पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो यानी कि वो अलग ही हो रहा है ना, टूट कर ही तो पत्ता गिरता है, तो वो अलग हो रहा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अपादान कारक आएगा पेड़ से पत्ते गिरे। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेतन वृद्धि में योजक चिन्ह की जगह कौन सा कारक चिन्ह आएगा। देखो ये वेतन वृद्धि आपको योजक चिन्ह दे रखा है, इसमें कहा है कि योजक चिन्ह की जगह कौन सा कारक आएगा। वैसे ये योजक चिन्ह लगा हुआ है वेतन वृद्धि में, लेकिन इस उन्होंने पूछा है कि कारक कौन सा आएगा, की आएगा, में आएगा, से आएगा, को आएगा। देखो मान लो हमें नहीं पता क्या आएगा, हम इसमें रखकर तो देख सकते हैं ना, एक एक करके देख सकते हैं। इसमें लगा लेते हैं वेतन की वृद्धि, वेतन की वृद्धि होती है क्या कहीं, फिर आता है में, वेतन में वृद्धि, ये ठीक भी लग रहा है। वेतन से वृद्धि, वेतन से किसकी वृद्धि होती है, वेतन को वृद्धि, ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा। वेतन की वृद्धि नहीं होगा, से भी नहीं होगा। वेतन में वृद्धि होती है, कहते हैं ना कि हमारी तनख्वाह बढ़ गई है, हमारा वेतन बढ़ गया है, तो क्या हो रहा है, उसमें वृद्धि हो गई है। किसमें, वेतन में वृद्धि होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, 7 का बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रखर शब्द है, प्रखर। अच्छा प्रखर का अर्थ क्या होता है, प्रखर का यानी कि कह सकते हैं जो तेज बुद्धि का हो सकता है, कहते हैं ना उसका दिमाग बहुत प्रखर है, वो इस काम में बहुत माहिर है, तो उसे कह सकते हैं हम प्रखर। ठीक है, बिल्कुल निखरा हुआ, खिला हुआ। तो प्रखर शब्द क्या है, संज्ञा है, प्राविशेषण है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है। देखो संज्ञा तो होगी ना, क्यों नहीं होगी ये भी देख लो। ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, ना किसी जगह का नाम है, ना किसी वस्तु का नाम है। किसी वस्तु का नाम है क्या प्रखर, नहीं है ना, तो संज्ञा नहीं हो सकती। प्राविशेषण क्या होते हैं, प्राविशेषण शायद कहते हैं जो विशेषण की भी, विशेष्य और प्राविशेषण जो होते हैं, हाँ जो आपकी विशेषण की भी विशेषता बताते उसे प्राविशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में विशेषण ही नहीं है, क्रिया विशेषण कैसे होगा, ये दोनों नहीं होंगे। राइट आंसर है आपका डी है, विशेषण। अब कैसे ये भी देख लो, जैसे लिख देते हैं राम प्रखर बुद्धि का बालक है, बालक है। मैंने लिखा है कि राम प्रखर बुद्धि का बालक है, यानी कि जो उसकी बुद्धि है वो बहुत ही ज्यादा तेज है। ठीक है, शार्प है माइंड, कह सकते हैं ना कि वो बहुत शार्प माइंड का है, प्रखर बुद्धि है, बहुत ही तेज दिमाग का है। तो ये क्या हो रहा है, जो राम की बुद्धि की विशेषता बताई जा रही है प्रखर है, बुद्धि की भी विशेषता बताई जा रही है कि ये प्रखर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण होता है। कहते हैं ना जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो राम की विशेषता बता रही है कि वो प्रखर बुद्धि का है, यानी कि बहुत तेज दिमाग का व्यक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, क्या पूछा है इसमें, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह। कर्म 8 कारक होते हैं, क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, यहीं से मिल गया ना, लिख के देख ले रहे हैं, कर्ता ने कर्म को, कर्म को आता है, यानी कि कर्म में को आता है। यहाँ दे रखा है कहीं पर फर्स्ट में ने, के लिए, से डी में ही दे रखा है। देखो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को आता है कर्म में, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहेंगे। देखो वर्णमाला किसे कहा जाता है, वर्णों के समूह को कहा जाता है। कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, और उनको ही सही ढंग से लगाया जाता है तो वर्णमाला बन जाती है ना। कितने अक्षर होते हैं वर्णमाला में हमारे, 52 होते हैं। देख लेते हैं, इसमें लिखा वर्णमाला किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शब्द समूह को, तो शब्द समूह थोड़ी ना है, वर्णों का समूह होता है, शब्द तो उनसे मिलकर बनते हैं। वर्णमाला में वर्ण ही तो होते, शब्द तो होते नहीं, ये तो वैसे कट गया। बी आपका वर्णों के संकलन से, संकलन थोड़ी ना ले रहे हैं हम, वर्णों का समूह बनाएंगे, उनका व्यवस्थित रूप से ढंग करेंगे। शब्द गणना को, देखो फिर से अगेन शब्द आ गया, शब्द थोड़ी ना आएगा, इसमें तो तुम्हारे वर्ण होते हैं, ये भी नहीं होगा। फिर आता वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यही राइट आंसर है।
वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हमारे वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। उन वर्णों को ही जब हम सही ढंग से लगा देते हैं तब हमारी वर्णमाला बन जाती है, और इन्हीं अक्षरों को मिलाकर, इन वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाया जाता है, और शब्दों को मिलाकर आपका वाक्य बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10 का डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। जैसे मैंने अभी बताया था एग्जैक्ट आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण कहलाती है, चाहे वो का हो, चाहे वो आ हो, या वो वा हो, कुछ भी हो, ये आपके वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण, देखो डी में लिखा हुआ है, वर्ण कहलाते हैं। क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है। तो 11 का राइट आंसर डी हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुभव में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। अनुभव एक शब्द दे रखा है, इसमें इक प्रत्यय लगाना। प्रत्यय क्या होते हैं आपके, जो किसी शब्द में या मूल शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं और उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, प्रत्यय में अनुभव में जोड़ना है, इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अनुभाविक, सॉरी अनुभाविक, अनुभाविक, आनुभाविक या अनुभविक, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो ये बीएड के एग्जाम में पूछा था, बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना आपका, उसमें पूछा गया था। देखो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से कि एक ही दो आपके एग्जाम छूटते होंगे जिसमें हिंदी वगैरह नहीं पूछी जाती है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट आपके जैसे टेक्नीशियन वगैरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो डीआरडीओ का होगा, उसमें आपकी हिंदी नहीं पूछी जाएगी। लेकिन इवन जितने भी क्वेश्चन अब कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रहा है उसमें हिंदी पूछी जाती है, और हिंदी हिंदी रहेगी, हिंदी के कोई क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता। हिंदी में आपकी ग्रामर ही पूछी जाती है, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। तो बीएड का एग्जाम जो होता है वो टीचिंग के लिए होता है, उसमें भी आपकी हिंदी पूछी गई है। तो बताना है अनुभव में इक जोड़ना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, अनुभाविक होता है। लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा, अनुभाविक नहीं होता, अनुभविक होता है। जिस इंसान को किसी काम का अनुभव होता उसे अनुभाविक कहा जाता, अनुभाविक कहा जाता, अनुभाविक भी नहीं कहा जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे, ए हो जाएगा, अनुभाविक, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर ए हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है। देखो अभी बताया था ना, क्या कहते हैं उसे, किताबी लैंग्वेज के हिसाब, भाषा के हिसाब से किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति के बारे में जो बोध कराएं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक वो होता है जिसमें किसी का नाम आ जाए, चाहे वो कोई भी हो। मैं बोल दूं सारे क्रिकेटर्स तो वो क्या आ जाएंगे, सब आपके चले जाएंगे जातिवाचक में। मैं बोल दूंगी महेंद्र सिंह धोनी तो आप क्या कहोगे, उन्हें व्यक्तिवाचक कहोगे, ठीक है। देख लेते हैं, लिपि, लिपि आपकी व्यक्तिवाचक है। लिपि, ये तो लिपि बताया है, लिपि तो आपकी बहुत सारी हैं, गुरुमुखी भी है, देवनागरी भी है, नागरी भी है, बहुत सारी हैं। उर्दू भी एक लिपि हो सकती है। देवनागरी, देखो ये, हाँ ये एक लिपि है आपकी, ये आपकी लिपि का नाम दे रखा है, ठीक है। फिर भी हम ऑप्शन सारे पढ़ेंगे, कभी और भी दोनों दे रखे हो। सी है बच्चे, बच्चे तो जाति हो गई ना, बच्चे का नाम होता तो व्यक्तिवाचक में चला जाता। भाषा, देखो भाषा कोई सी भी हो सकती है आपकी, हिंदी भी हो सकती, उर्दू भी हो सकती, तमिल हो सकती, पंजाबी हो सकती, बंगाली हो सकती, कोई सी भी भाषा हो सकती। भाषा का नाम नहीं दिया, सिर्फ ये बताया भाषा, तो ये जातिवाचक में चला जाएगा आपका। इसमें राइट आंसर आपका बी दे रखा है, देवनागरी। देवनागरी आपकी लिपि है, किसकी है, हिंदी की लिपि है, ठीक है। और मराठी की भी देवनागरी होती है लिपि। तो हमारा राइट आंसर 13 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश है, ठीक है। यानी कि आपको एक सेंटेंस वाक्य दिया है कि बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, और ये जो डैश वाली लाइन है इसे बताना है कि ये जो बहुत सी लिखा है ये क्या है, ठीक है। अब देख लेते हो ऑप्शन में, गुणवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, या अनिश्चित परिमाण विशेषण है। देखो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक सेंटेंस दे दिया और इसमें अंडरलाइन कर दिया, जो बहुत सी शब्द दे रखा है ये क्या है। अब ये तो उन्होंने पूछा नहीं कि क्या पूछ रहे हैं ये, लेकिन हमसे ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये विशेषण पूछ रहे हैं हमसे, है ना। जो बहुत सी लिखा है ये कौन सा विशेषण है ये पूछा गया आपसे। विशेषण भी आपके 4 प्रकार के होते हैं, चारों ही नोट कर दिया, आपको बताना इनमें से कौन सा है। गुणवाचक है, क्वालिटी थोड़ी ना बता रहे हैं इसमें कि बहुत सी गलतियां करते हैं बच्चे। फिर है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित तो है नहीं संख्या, बहुत सी लिखा है, बहुत सी में तो पता नहीं कितनी सी हो सकती है। अगर हाँ यहाँ पे 200 लिखा, 300 लिखते कि 2 गलती करते, 3 गलती करते तो निश्चित हो सकता था। फिर लिखा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, हाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, बहुत सी, थोड़ी सी, जरा सी,
ये शब्द अनिश्चित ही तो हैं, इसमें पता थोड़ी ना चल रहा है संख्या का हमें। इन्होंने लिखा बहुत सी गलतियां करते, गलतियों की जगह कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित संख्या नहीं दी है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसका राइट आंसर। तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे आपकी हिंदी प्रैक्टिस सेट के अलावा सारे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो आपका रीजनिंग का हो, पॉलिटी का हो, और इसके साथ साथ में आपके बहुत से सारे जितने भी सब्जेक्ट सर कराने स्टार्ट करा दिए हैं, सारी क्लासेस आपकी हो रही हैं। और डेली की क्लास होती है आपकी करंट अफेयर्स की सुबह मॉर्निंग में, वो क्लास आपकी बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि जो सुबह मॉर्निंग वाला टाइम होता है ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ने से शुरू होने से पहले आपको क्या करनी है, करंट अफेयर्स की क्लास को देख लेना है, क्योंकि उसमें क्या, अगर सर 10 क्वेश्चन भी कराने तो अपने माइंड में बहुत शार्प हो जाएंगे और आपकी जो जनरल नॉलेज हो जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले जब सुबह होती है तो न्यूज़पेपर के साथ में करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है, फिर देन आपको जो भी पढ़ना है अपना वो पढ़ सकते हैं। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं? संज्ञा के हैं, सर्वनाम के हैं, विशेषण के हैं, या इनमें से कोई नहीं? देखो, संज्ञा तो आपकी ये होती नहीं है, ये बात तो आप जान लो। संज्ञा क्या होती है आपकी? ना तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का, इंसान का नाम दिया है, ना जगह के नाम के बारे में कहा है, बल्कि प्रकार दे रखे हैं, तो संज्ञा के तो हो ही नहीं सकते। सर्वनाम, सर्वनाम के कैसे हो जाएंगे बताइए आप? सर्वनाम के कैसे हो जाएंगे ये भी बताना है। विशेषण, देखो विशेषण के 4 पार्ट होते हैं आपके, इतना भी बता दे रही हूँ। सर्वनाम के भी आपके 6 पार्ट होते हैं, यानी कि 6 भेद होते हैं, विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पर यहाँ पे जो नाम लिखे हैं वो कौन से, किससे रिलेटेड है, ये आपको बताने हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक संज्ञावाचक, ये सब किसके उदाहरण? ये उदाहरण है आपके सर्वनाम के। सर्वनाम आपके 6 होते हैं, ठीक है। गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक हो, सॉरी, देखो ये आपका सर्वनाम नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, ये सर्वनाम का नहीं है, सॉरी। ये 4 नाम दे रखे हैं आपको, कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, ये उदाहरण आपके विशेषण के हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझसे गलती से बोल दिया गया। ये आपके विशेषण के हैं। विशेषण के आपके 4 पार्ट होते हैं, यानी कि 4 भेद होते हैं। एक गुणवाचक होता है, एक परिमाणवाचक होता है, एक सार्वनामिक होता है, एक संख्यावाचक होता है, ठीक है। क्योंकि सर्वनाम के आपके 6 होते हैं, ठीक है, और हिंदी के जो संज्ञा के आपके 3 होते हैं, जिसमें और आपके ऐड भी हो जाते हैं। तो ये किसके उदाहरण है? ये विशेषण के उदाहरण, यानी कि 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। जिसने भी हिंदी की क्लासेस नहीं देखी तो वो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाना और उसमें लिखना हिंदी बाय सोनू सर करके, आपको क्लासेस सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले क्लासेस लेनी है हिंदी की, कंप्लीटली पढ़ना है उनको पूरा डिटेल में, और उसके बाद में जाकर आपको प्रैक्टिस ऐड कर लेनी है, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शब्द में इत प्रत्यय है, किस शब्द में इत प्रत्यय लगा, यानी कि जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से वो कौन सा शब्द है जिसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है? पढ़ लेते हैं। प्रत्येक, देखो अगर आपको नहीं आता ना कि प्रत्यय नहीं छाटने जाते या उपसर्ग नहीं निकलते, तो इनके संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसमें लिखा प्रत्येक, जब मैं इसका संधि विच्छेद करूंगी तो इसका हो जाएगा प्रति प्लस एक, और हमें क्या देखना है? प्रत्यय देखना है। तो एक प्रत्यय हो जाएगा क्या? एक तो कोई प्रत्यय आपका होता ही नहीं है, तो ये तो कट गया आपका। फिर डी में आ जाता है, क्योंकि इन्होंने पूछा है इत निकलना चाहिए, और इसमें क्या निकल रहा है? एक निकल रहा है प्रत्यय के रूप में, तो ये होगा नहीं। फिर लिखा है आपका प्रोत्साहित। अब मैं इसका संधि विच्छेद कर सकती हूँ, इसका संधि विच्छेद होगा प्रा प्लस उत्साहित, उत्साहित। और अगर मैं इसे भी अलग करूँ ना, तो उत्साह प्लस इत हो जाएगा, उत्साह प्लस इत हो जाएगा, इसका जब टूटेगा तो। उपस्थिति, उपस्थिति में तो ती आ रहा है, निकालना तो इत है हमें। निश्चित में भी आपका क्या आ रहा है? निश्चित, ता निकलेगा, निश्चित प्लस ता निकलेगा, या हाँ ता निकलेगा, इसमें ती निकल रहा है, इसमें एक निकल रहा है। लेकिन जो मैंने ये आपको बताया ना, प्रा प्लस उत्साहित, मैंने इसको तोड़ दिया, प्रोत्साहित को, फिर मैंने उत्साहित को तोड़ा तो क्या हुआ? उत्साह प्लस इत निकल गया। यही तो पूछा था हमसे कि इत प्रत्यय किसमें लगा हुआ है, तो प्रोत्साहित में आपका इत प्रत्यय लगा हुआ है। सिर्फ संधि विच्छेद करना अच्छे से सीख लो, आपके उपसर्ग और प्रत्यय तो ऐसे ही हो जाएंगे,
अगर आपको संधि विच्छेद अच्छी तरीके से आते हैं तो अलग से पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र का बहुवचन है। देखो हर चीज का बहुवचन बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसे बारिश, बाल, ठीक है। ये ऐसे शब्द हैं जिनका कभी भी बहुवचन नहीं होता है। कभी बाल को बालों को कहते हुए नहीं सुना होगा, कभी बारिश को बारिशों नहीं कहा जाता, बारिश ही कहा जाता, चाहे थोड़ी बारिश पड़े या ज़्यादा बारिश पड़े, चाहे पूरे शहर में बारिश पड़े, चाहे पूरी दुनिया में बारिश पड़े, बारिश बारिश ही रहती है, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं होता, उन्हें एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं छात्र का बहुवचन क्या होगा। छात्रों, छात्र, छात्राएं। देखो ये तो आपका छात्राएं तो आपका उसमें चला जाएगा, ये स्त्रीलिंग में। छात्राएं तो लड़कियों को कहा जाता है ना, छात्रे तो होता ही नहीं है, छात्र का तो छात्र ही नहीं होगा, एक ही बचा राइट आंसर छात्रों। कहते हैं ना कि आज स्कूल में सभी विद्यार्थियों को या छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है। स्कॉलरशिप, हाँ, वजीफा भी कहा जाता है शायद, जो भी है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। यानी कि आवरण एक शब्द दे रखा है आपको, उसमें आपको इन चारों में से एक उपसर्ग लगाना है और उसका नया शब्द बनाना है। देखो उपसर्ग क्या होते हैं, मैंने कई बार इसकी परिभाषा आपको बता दी है। अरे आपको परिभाषा भी याद नहीं है ना, तो सिर्फ इतना जान रहे हैं कि किसी शब्दों के जब कोई शब्द आगे जुड़ जाता है, यानी कि कोई वर्ण आगे जुड़ जाता है तो उसमें अर्थ परिवर्तन हो जाता है, तो वो उपसर्ग हो जाता है। और जब किसी शब्द के अंत में कुछ जुड़ता है तो वो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो आवरण में हमें उपसर्ग जोड़ना है। तो देखो अगर हमें नहीं पता तो हम सबको रखकर देख लेते हैं। नि आवरण, नि आवरण का से मीनिंग क्या बनेगा। नि आवरण कोई अर्थ है आपका, नहीं होता। निवारण होता है, लेकिन नि आवरण नहीं हो सकता। फिर लिखा है निवारण, निवा प्लस आवरण हो जाएगा। निवा प्लस आवरण कोई अर्थ है इसका, नहीं है। फिर आता परि प्लस आवरण, हाँ इसका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, परि प्लस आवरण, और जब इसे जोड़ा जाता है ना तो इसका निकलता है अर्थ पर्यावरण, जो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। परिआवरण यानी कि चारों तरफ से घेरा हुआ हमें क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। कभी भी देख लेना आपको परिआवरण लिखा हुआ दिखेगा, और पर्यावरण तो इसको बनाया गया है जोड़ करके। कहते हैं ना हमारे चारों तरफ को जो हमें घेरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, परि हो जाएगा। फिर परिये लिखा, पर्यावरण कुछ होता नहीं है, आवरण होता है ढका हुआ चारों तरफ से, पर्यावरण। तो पर्यावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेंगे। यानी कि आपके में कल्पना लिखा हुआ है कोई शब्द, उस शिक्षा, कल्पना और शिक्षा में क्या है, एक जोड़ना है प्रत्यय। प्रत्यय यानी कि उसके अंत में एक को जोड़ना है, जोड़ करके प्रयोग करने से शब्द कौन सा बनेगा ये आपसे पूछा गया है। पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है फर्स्ट ऑप्शन काल्पनिक शिक्षक, शिक्षक, अच्छा। फिर लिखा है काल्पनिक शैक्षिक, फिर लिखा है आपका काल्पनिक शिक्षक, फिर लिखा है आपका काल्पनिक शैक्षिक। मान लो शिक्षा का हमें नहीं पता क्या बनेगा, लेकिन हम कल्पना को तो बना सकते हैं ना। जब मैं कल्पना में एक जोड़ दूंगी तो काल्पनिक हो जाएगा। कहते हैं ना ये बातें काल्पनिक हैं। एक टीवी में ऐड दिखाया जाता है कि जितने भी इसमें चरित्र दिखाए जा रहे हैं या कैरेक्टर दिखाए जा रहे हैं वो क्या है, काल्पनिक है, यानी कि हमारी कल्पना से जुड़े हुए हैं, कोई भी रियल फैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है काल्पनिक। काल्पनिक नहीं होता है, ये देखो गलत है, काल्पनिक नहीं होता। यहाँ पे भी काल्पनिक है यहाँ पे, लेकिन डी ऑप्शन में देखो काल्पनिक लिखा है, बिल्कुल करेक्ट। तो काल्पनिक और शैक्षिक, इसमें भी जब शिक्षा में एक जोड़ता है तो वो शैक्षिक होता है, ना कि शिक्षक होता है, ना ही शिक्षक होता है। शिक्षक नहीं होगा, शैक्षिक हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तरह इतिहास से इतिहास बनता है उसी तरह से तत्काल से शब्द बनेगा। यानी कि कौन सा शब्द बनेगा ये आपसे पूछा गया है। इन्होंने कहा इतिहास से इतिहास इतिहास ही बन जाता है, इतिहास से इतिहास बन जाता है। तो उस तरह से तत्काल से क्या बनेगा देख लेते हैं। तत्कालीन, फिर लिखा है तात्कालीन, फिर तात्कालीन, फिर तत्कालिक, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तत्कालीन, तत्कालिक, तत्कालीन तो होता नहीं कुछ, तत्कालीन, तत्कालिक। इसका राइट आंसर है आपका डी,
तत्कालिक होता है। कहते हैं ना अचानक से ये काम हुआ, तत्कालिक को शायद अचानक ही कहा जाता है, सडनली जो काम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 का डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तरह कमनीय से कमनीयता बनता है उसी तरीके से संभाव्य से क्या बनेगा। कमनीय का मतलब होता है कामना करना, चाहे वो ईश्वर की हो या अपने काम की हो। कहते हैं ना हम ईश्वर से इस काम के लिए कामना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, उसे कमनीय कहा जाता है। जो करने के योग्य होता है उसे कमनीयता कहा जाता है। देख लेते हैं तो संभाव्य से क्या बनेगा, संभावना बनेगी, संभाव्यता बनेगी, संभाव्यता बनेगी, ये संभावनावान बनेगा, या इनमें से कोई नहीं बनेगा। देखो इसमें देखो ये शब्द तो आएगा ही आएगा, ध्यान से नोटिस करना। जब कमनीय लिखा तो कमनीय में ये शब्द आया था, पूरा शब्द रखा गया था और ता जोड़ा गया है, तो ये पूरा शब्द आना चाहिए आपका। और इसमें क्या जोड़ा है, ता जोड़ा है। हम भी क्या करते हैं, संभाव्य में ता जोड़ देते हैं। जैसा जैसा एग्जिटिक लिखा है वैसे वैसे, जैसे आपने रीजनिंग में देखा होगा ना, उसमें कूट शब्द जो होते हैं, अगर 2 स्टेप उसमें बढ़ते हैं तो हमें 2 स्टेप ही बढ़ाने पड़ जाते हैं, ABCD वाली जो कूटबद्ध में होती है आपकी। तो उसी तरीके से इसे करना, ध्यान से और दिमाग से करना। जरूरी नहीं है हिंदी में हमें क्या लगाना चाहिए, जो ग्रामर लिखी है वही पढ़नी चाहिए, थोड़ा बहुत दिमाग भी चला लेना चाहिए अपना। इसमें लिखा था कमनीय, पूरा कमनीय शब्द ऐसे लिख दिया और ता जोड़ दिया। हम भी क्या करते हैं, इसमें ता जोड़ देंगे, हमारा शब्द ऐसे ही बन जाएगा। संभाव्य में मैं ता जोड़ देती हूँ। देख लो अगर ये शब्द कहीं लिखा है ना, वही राइट आंसर होगा। संभावना, संभावता, संभावता, देखो ये लिखा ता इसमें जुड़ा हुआ है, बाकी किसी में भी नहीं जुड़ा हुआ है। और रही बात इसकी बिंदी की, तो बिंदी जो होती है ना आपकी, ये अंक की बिंदी होती है और ये माँ का अर्थ प्रकट करती है। जब आपने व्यंजन संधि पढ़ी होगी उसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। कहते हैं ना संस्कार लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है संस्कार, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद कराया जाता है ना तो समप्लसकार हो जाता है, इसका भी समप्लसकार हो जाता है, समकार, तो माँ लग जाता है। यहाँ की बिंदी जो होती है ये संस्कार उसमें बदल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 21 का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तरह शिव से शेप बनता है उसी तरह जीव से क्या शब्द बनेगा। इसमें भी वही तरीका लगाना जो मैंने आपको बताया है। ज़्यादा इतना मत घोल के पी लेना व्याकरण को कि बिल्कुल व्याकरण पर डिपेंड हो जाओ, थोड़ा बहुत दिमाग चला लेना उसमें एग्जाम के टाइम पे। कहते हैं वैसे भी दिमाग बहुत तेजी से चलना चाहिए। इन्होंने शिव से सेब बना दिया, ठीक है, यानी कि इसमें वृद्धि संधि कर दी, इसमें 2 मात्राएं बढ़ गई हैं। ई की मात्रा हटाने के बाद 2 मात्राएं लगी हैं। उसी तरीके से जीव में हम बड़ी ई की मात्रा लगा के क्या कर देंगे, वृद्धि संधि कर देंगे। इसमें भी देखो, सॉरी, इन्होंने क्या करा, शिव से सेव कर दिया। अगर शिव लिखा था तो क्या कर दिया, उसे शेव बना दिया, ऐसे करके शेव। और हमें क्या करना है, जीव को बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी तो कर देंगे इसी की तरह, और ये राइट आंसर ही होगा, देख लेना आपका। इसमें लिखा जीवन, जीवन वाली बात तो है ही नहीं इसमें, जीव जंतु तो होते हैं, जीवन कैसे हो जाएगा इसमें। फिर आएगा जैव, देखो ये लिखा है बी में, जैविक नहीं होगा, जैव प्लस इक लग जाएगा तब जैविक हो जाएगा। प्रत्यय उपसर्ग थोड़ी ना निकाल रहे हैं हम जो जैविक बना देंगे, इसको अपने पास से क्यों ऐड करेंगे। जितनी बात हमसे बोली गई हम उतना ही आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जीव से जैव हो जाएगा, और बी आपका राइट आंसर है। जीव विज्ञान थोड़ी ना, बायोलॉजी थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं हिंदी में हम, विज्ञान कहाँ से जोड़ दिया अपने पास से ही, जीव तो खुद लिखा है, विज्ञान अपने पास से जोड़ दो, ऐसा थोड़ी ना कहा था जोड़ने के लिए। एक शब्द से दूसरा शब्द बन रहा है, उसी तरीके से हमने जीव को जेब कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक। कूद गई, अच्छा ही है, वैसे भी दूध पी जाती है घर का। तो लिखा है बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है। से लिखा है, इस पर नोटिस करना, से लिखा है। अगर बिल्ली छत से कूदी, ये छत से गिर भी गई है ना वो, तो वो अलग हो गई है, यानी कि छत से हो तो वो अलग ही गई है। तो अधिकरण का मतलब क्या होता है, अधिकरण में पर ये शब्द आते हैं, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रादन के लिए अपादान से अलग संबंध का की के संबोधन हे हरि, यही तो होता है। संप्रादन के लिए को आएगा या के लिए, जैसे मैंने अभी आगे जो क्वेश्चंस में आपको समझाया था कि राजा ने भिक्षुकों के लिए कंबल बांटे या भिक्षुकों को कंबल बांटे, तो के लिए ही आएगा। कर्म है, राम ने रावण को मारा, किसने मारा, राम ने मारा, राम का कर्म था तो रावण को मारा। अधिकरण में पर, जैसे मैंने आपको बताया कि छत पर सॉरी कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है तो पर बैठी है, ठीक है।
फिर आगे आपका संप्रदान भी हो गया, अपादान से अलग, से आएगा, ये अलग हो रही है चीज। तो देखो बिल्ली अगर छत से कूद रही है तो अलग ही तो हो रही है, वापस चलने चली जाएगी, उससे अलग हो गई वो, तो से अलग हो गया। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो से शब्द किस में आ जाएगा, आपका अपादान कारक में आ जाएगा। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है, यानी कि आपको एक वाक्य दिया है कि श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें जो धीरे धीरे है वो क्या है, क्रिया है। तो क्रिया में धीरे धीरे नहीं होता, खाना पीना सोना नहाना धोना सारी आपकी क्रिया है, जो भी काम है ना वो क्रिया है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें शब्द लिखा है श्याम धीरे धीरे चलता है, मैं ये कह सकती हूँ मीरा तेज दौड़ती है। देखो दौड़ना क्रिया है, लेकिन अगर वो तेज दौड़ रही है ना तो वो क्रिया की भी विशेषता बताई जा रही है, तो वो क्रिया विशेषण में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। क्रिया नहीं है इसमें, क्रिया तो चलना हो गया, लेकिन ये धीरे धीरे क्रिया की भी विशेषता है, विशेषण नहीं हो जाएगा। विशेषण में क्या हो सकता है कि राम बहुत अच्छा लड़का है, सॉरी राम अच्छा लड़का है, तो लड़का की क्या है अपने सॉरी संज्ञा और सर्वनाम की जब विशेषता बताते हैं तो उसे विशेषण कहते हैं। तो राम की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण है। यह चलने की भी विशेषता बताई जा रही है कि जो चल रहा है श्याम वो धीरे धीरे चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। उपसर्ग चुनना है और ये आपको एक शब्द दे रखा है, अपमान शब्द दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें उपसर्ग क्या है ये बताना है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया, उपसर्ग आपके वो होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ जाते हैं, प्रत्यय आपके क्या है किसी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं और उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। अपमान लिखा है, हमें नहीं पता उपसर्ग और प्रत्यय से कैसे निकाला जाएगा, इसका संधि विच्छेद कर लो, क्या हो जाएगा, अप प्लस मान। देखो संधि विच्छेद भी वो होते हैं जो दोनों का अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे ही हम किसी का संधि विच्छेद नहीं कर सकते। इधर आपका कोई अर्थ होना चाहिए, ठीक है, कोई मूल शब्द होना चाहिए, तब उधर क्रिया होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे उपमेय होना चाहिए, या उपमान होना चाहिए। ऐसे शब्दों में क्या होता है, संधि विच्छेद किया जाता है। अब मैंने कर दिया अप प्लस मान, तो जब आगे जुड़ा हुआ है तो ये तो उपसर्ग हो जाएगा आपका। मान है, कहते हैं ना मान सम्मान, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है। इन्होंने पूछा था उपसर्ग कौन सा, देख लो जहाँ आप लिखा होगा वही इसका राइट आंसर होगा। अब तो इसमें है ही नहीं, उप भी नहीं है, अति भी नहीं है, डी में लिखा अब, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अप हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यही थी, यानी कि आपकी 25 की सीरीज आज तैयार करी गई थी। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है हिंदी में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।